नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो घटना चक्र फिजिक्स की क्लास चल रही थी, आज 12वीं क्लास है उसकी, और टॉपिक है विद्युत धारा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर आपको कवर किए हैं, और इससे बाहर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और जो भी नए लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे अपॉन 1000। तो वोल्ट गुणा एम्पियर जो मिलकर बन जाएंगे वाट गुणा घंटे अपॉन 1000। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे जब हम, तो फॉर्मूले में रखेंगे वाट गुणा एम्पियर 1000 किलोवाट घंटा, 1000 किलोवाट घंटा जो हो जाएगा ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, बटे 1000 था ना, तो इससे ये कट जाएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का विद्युत का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो इसी के अनुसार अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो दोस्तों ये जो है 1 यूनिट बिजली 100 गुणा 10 बटे 1000। तो इससे ये कट जाएगा एक बार, तो 1 यूनिट हो गई और 1 यूनिट बिजली फूकेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटे का मान जो होता है ये होता है दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। तो कितनी होगी? तो ये होगा 100 वाट का बल्ब है, सौ गुणा 4 घंटे जलता, तो कितना हो गया 400 वाट, और भाग कर देंगे 1000 से, तो 0.4 यूनिट बिजली खाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये होता है दोस्तों केवल वोल्टेज पर होता है, वाटेज जितने खर्च की गई है वाटेज पर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? तो इनका जो फॉर्मूला है इसका ये लग जाएगा वाट गुणा घंटा बटे 1000। तो वाट है 60 गुणा 30 दिन गुणा 5 घंटे डेली हो रही, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इसका जो मान आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो 9 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो कितनी होगी? तो इसे निकाल लेंगे 100 गुणा 20, 100 गुणा 20 बटे 1000। एक सुरंग में 100 वाट
क्षमता वाले 5 बल्ब लगाए गए हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट खर्च होगी, 2 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन होगा वो होगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, V बराबर IR के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ये तो कर दिया। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा इतने एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है। तो बल्ब की शक्ति जो होगी, शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T होता है, तो और W होता है VIT/T। T से T कट जाएगा तो VI बचेगा। V है 220 गुणा एम्पियर 0.5, इसकी इसमें गुणा होगी तो 110 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों बल्बों के उच्चतम अवरोधक हैं। तो कौन सा है? मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है ज़्यादा अवरोधक होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या है? तो यह ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो कौन कौन सी युक्ति है? डायनामो और विद्युत मोटर विद्युत प्रेरण पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी होगा इसका सही। डायनामो परिवर्तित करता है, तो डायनामो किसे परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा किसी भी परीक्षाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो अलग अलग तरीके से पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है ये आप देख सकते हो, हर उसमें 2-3 बार पूछा गया है। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टरबाइन में डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ये मैकेनिकल ऊर्जा को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो तब क्या होता है? ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली यूनिट है, तो किसके द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम जो हमारे समरसेबल में लगी होती है या खेतों पर पानी उठाते हैं मोटर से, वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा बोरिंग में से पानी को निकालती है। ठीक है, विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ये तो विद्युत गलत हो गया, विद्युत मोटर द्वारा जो है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, तो वो कौन सा उपकरण है? ये है बैटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपातिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें 3-4 कथन दे रखे हैं, तो इन्हें आइए पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है सही कथन देखना है हमें। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये सही है। विद्युत अपघटन हाइड्रोजन कम होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होता है, ये भी गलत है। धारिता को एम्पीयर घंटे में व्यक्त करते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 4। अगला है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? कैलकुलेटर में होता है, सही है। ट्रांजिस्टर में होता है, सही है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सी
धातु होती है, ये होती है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है? ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि तो ये क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, ये भी सही है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। फिलामेंट के साथ उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो कितना होता है? ये होता है दोस्तों 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कथन दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। सही उत्तर कोट की पहचान कर लिया हमें। पहला कथन दे रखा है, तड़ित तार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो ये सही है। अगला है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ये भी सही, ये भी कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये सही। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, 3 पिन बिजली के प्लग से सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी पिन को जो है वो जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं आधार सिरे से, उदासीन सिरे से कभी मत जोड़ देना। कभी कभी उदासीन सिरे पर टिक कर देते हैं, लेकिन आधार सिरे पर लगाते हैं, ठीक है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ का उपयोग किस में होता है? ये क्यों होता है? सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि जितना भी अर्थ वो होता है वो सब ग्राउंड में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों, तो यदि वे किस में हो? समान विभव में हो, तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो ये है चांदी, जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है? तो कौन सा है? ये है दोस्तों चांदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा सुचालक इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? ये है चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो कौन सा सही है? यह है दोस्तों, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उसमें प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो इसकी जो विशेषता होती है ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है, तो उसका जो है क्या होता है? ये प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, तो ए और सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से की मिश्र धातु का होता है, तो किसका होता है? ये टंगस्टन और सोडियम का होता है बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किसके बने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों समांतर संबंध में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार किसे कहते हैं? ये उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। और ग्रीन जो होता है वो अर्थ का होता है, ठीक है। मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो कोई ये है 10⁴ ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है दोस्तों आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CFL का पूर्ण रूप है, तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट
फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है दोस्तों मरकरी और नियोन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये अणुओं को दोलित करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर होती है दोस्तों 52 क्वेश्चन है ऑक्सीजन भी होती है, वायु भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है इनमें से कोई सी नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलित तार होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इनमें से न ये भरी जाती है, न ये भरी जाती है, न ये। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? ये एसी को डीसी में बदलने के लिए होते हैं? नहीं, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एसी वोल्टेज का उपाय चयन करने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए होता है? ये होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर कैसा होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है एसी धारा प्रयुक्त नहीं होती है। स्टोरेज बैटरी के लिए डीसी धारा प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसे याद करने जरूर करना। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम पंखा लेता है, फिर टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है भूक्रोड के अंदर की चक्र धाराएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आज के हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सभी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और साथ में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव क्लास भी हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है। बायोलॉजी की डिस्क्रिप्टिव क्लास विकांशी मैम ले रही हैं, चाहे तो वहाँ पर आप फिर एक बार विजिट करके देखें उनके क्लास कैसी पढ़ा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।